हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री विद्या विहार। दिस इज श्रेया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सीडीपी के क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ये उन बच्चों के लिए है जो सीटेट के एग्जाम फैब में देने वाले हैं। उन बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है ये सीरीज। हमारे सीरीज का नाम है आरंभ सीरीज। इसमें हम डिस्कस करते हैं सीडीपी के टॉप क्वेश्चंस को, जो कि सीटेट के पीवाईक्यूज है, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं अपनी सीटेट की तैयारी में। जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को निकालना चाहते हैं या फिर जिनका दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, वो भी इससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये सीटेट के पीवाईक्यूज है, और इससे आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो होंगे, उसका टॉपिक क्या होगा? विकास के सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नता। मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड है। और ये हमारे सीरीज का फोर्थ वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस ले चुका है, 3 इसकी प्रैक्टिस करवा चुकी है सीडीपी के क्वेश्चंस की। तो आप उसको जाकर मेरे चैनल पे विजिट कर जाकर देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा कि मेरे चैनल का लोगो ही है ये श्री विद्या विहार, और इसमें हमारा जो लाइन है, मोटो है जो हमारा, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। मतलब हम बच्चे के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे, उनको कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर ले जाएंगे। और आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल भी है, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। बच्चे को हमको कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर लेके जाना है। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से हो। और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे आपको तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विकास से। विकास किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? मतलब विच प्रिंसिपल डज डेवलपमेंट फॉलो? डेवलपमेंट है जो बच्चे का विकास है, जो कौन सा प्रिंसिपल फॉलोज करता है, इस ऑप्शंस में से हमको चुनना है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है, देखते हैं आगे। फिर अंदर से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर, या अनियमित रूप से। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं हो सकता। अगर एक प्रिंसिपल इसका है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब इसमें अगर वो एग्जांपल फिट हो सकता है कि बच्चा पहले पूरा हाथ हिलाना सीखेगा, उसके बाद उंगलियों को हिलाना सीखेगा। तो ये तो अपोजिट है, तो ये नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, मैं आपका पेन का कलर चेंज कर लूँ थोड़ा। ठीक है। फिर अंदर से बाहर की ओर, ये अंदर से बाहर की ओर नहीं होगा। ऐसे मतलब होता है, अंदर से बाहर की नहीं होता है, इनसाइड टू आउटसाइड नहीं कह सकते हैं, ये इसका प्रॉपर एक नेम होता है। तो उससे बेटर ऑप्शन हमको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, सिर से पैर की ओर, ये सेफेलोकॉडल। ठीक है। और ये अंदर से बाहर की ओर नहीं हो सकता है, इसका करेक्ट हो सकता है वर्डिंग केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है। मतलब सेंटर से आपको बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है। तो पहला हो जाएगा, दो हमको ये डायरेक्शन होता है विकास का। पहला सिर से पैर की ओर, और दूसरा होता है केंद्र से बाहर की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, और इसको बोलते हैं सेफेलोकॉडल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये अनियमित रूप से नहीं होता है, नहीं, नियमित रूप से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। विकास के दो मुख्य सिद्धांत होते हैं, जिसको शिरापाद दिशा भी बोलते हैं, सेफेलोकॉडल को, सिर से पैर की ओर, और समीप दूरभिमुख प्रॉक्सिमी मोडिस्टल, केंद्र से बाहर की ओर। ये दो होते हैं फॉर्म जिसमें विकास होता है, ये होता है बच्चे का, जिसको हम लोग सेंटर टू पेरिफेरी भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बच्चों में गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? कह रहा है ये कि द डायरेक्शन ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज फॉर्म ऑफ हेड टू टो। मतलब सर से पैर की ओर बच्चा है जो मोटर डेवलपमेंट अपना करता है। मोटर डेवलपमेंट मतलब होता है हाथ पैर हिलाना, चलना, दौड़ना, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब वो भी अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया कि जो हेड टू टू होगा उसका नाम क्या होगा, जो अंदर केंद्र से बाहर की ओर होगा उसका नाम तो प्रॉक्सिमो होगा। तो ये तो नहीं होगा आंसर, है ना। लेकिन जो सिर से पैर की ओर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेफेलोकॉडल। और निरंतरता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, तो ये नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए तो ये वैलिड ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
एक्सप्लेनेशन है कि सिरापात दिशा का अर्थ है कि शिशु पहले अपने सिर और गर्दन पर नियंत्रण प्राप्त करता है। जैसे बच्चा जन्म लिया तो उसका पहले चलना नहीं सीखता है, पहले दौड़ना नहीं सीखता है, हाँ, लेकिन अपने सर को स्टेबल करना धीरे धीरे सीखता है। यानी पहले उसका क्या होता है, सिर और गर्दन है जो नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर धड़ नियंत्रण प्राप्त करता है, अंत में पैर नियंत्रण। मतलब बच्चा पहले सर को अपना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चे को गोद में ले रहे तो उसका सर एकदम लचीला है, जिधर घुमा उधर घूम जा रहा है, वैसा नहीं है। वो उस पर कंट्रोल करना सीखता है, उसमें डेवलपमेंट उसका होता है, फिर धड़ पे होता है, और फिर लास्ट में पैरों पे अपने खड़े होना सीखता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है लॉरेंस कोहलबर्ग से के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नैतिक निर्णय मुख्य रूप से दंड से बचने और पुरस्कार प्राप्त करने पर आधारित रखता है। तो ये क्वेश्चन आपका थ्योरी से है, तो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा हो तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझने में, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें समझा देती हूँ। ऐसे मैं मेरे चैनल पे मेरे थ्योरी के भी क्लासेस चल रहे हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल में विजिट करके, मेरे चैनल का नाम है श्री विद्या विहार, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में मैंने सारे थ्योरीज को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, और भी थ्योरीज मैं डालूंगी। अभी मैंने 4-5 थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट मैं डालूंगी। तो अभी मैं थोड़ा बहुत कोहलबर्ग के बारे में आपको समझा दूं कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 16 साल के बच्चे के कम उम्र 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर 72 चिल्ड्रन पर अपना ये किया था, क्या बोलते हैं, रिसर्च किया था। और इन्होंने जो इनका एक हम बोलते हैं मानसिक द्वंद से रिलेटेड इनका थ्योरी है, जिसमें जो बच्चा एक नाम का रहता है, जिस बच्चे का नाम होता है हाइंज नाम होता है, जो कि डिलेमा को से जूझ रहा होता है, यानी द्वंद से जूझ रहा होता है। इसमें इन्होंने कितने चरण दिए हैं, इसमें इन्होंने 3 स्तर दिए हैं। इसके 3 स्तर हैं इस थ्योरी में, और इसी के अंदर हर एक स्तर में दो दो चरण है, यानी कितने हुए, 6 चरण है टोटल। टोटल इसके जो चरण है वो कितने हैं, 6 है, यानी स्तर 3 है और चरण 6 है। ठीक है, जिसमें पहला हो जाएगा, सबसे पहला होगा पूर्व पारंपरिक, इसको हम लोग पूर्व नैतिक अवस्था भी बोलते हैं। फिर हो जाएगा पारंपरिक अवस्था यानी कन्वेंशनल, इसको हम लोग नैतिक अवस्था भी बोलते हैं। और फिर हो जाएगा उत्तर पारंपरिक, इसको हम लोग उत्तर नैतिक अवस्था भी बोलते हैं। तो ये होता है, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें ये तीनों होता है, ये ऊपर नीचे करके आपको ऑप्शन में मिला हुआ है, लेकिन इसका पहला स्टेज होता है पूर्व, फिर होगा पारंपरिक, फिर होगा उत्तर पारंपरिक, और इसी के अंदर दो दो स्टेजेस आते हैं। तो पूछ क्या आ रहा है क्वेश्चन में कि नैतिक विकास का सिद्धांत है, मतलब इनके थ्योरी का नाम ही नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत में बच्चा किस स्तर पर, मतलब जो 3 स्तर मैंने बताया उसमें इन तीनों में से कौन से स्तर पर नैतिक निर्णय मुख्य रूप से दंड से बचने, मतलब बच्चा कोई भी निर्णय मतलब जो नैतिक पूर्ण निर्णय लेगा वो सिर्फ इसलिए लेता है, अपने बुद्धि से वो नहीं लेता है, बुद्धिमत्ता से नहीं लेता है, सिर्फ इसलिए लेता है क्योंकि उसको पनिशमेंट से बचना है, ठीक है, या फिर उसको रिवॉर्ड चाहिए, इसलिए वो लेता है। तो ये अवस्था कौन सी होती है, तो ये अवस्था सिंपली, अगर आप नहीं भी पढ़े तो आप अगर अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करते हैं तो ये पूर्व में ही होगा, ठीक है, पूर्व पारंपरिक अवस्था में ही होगा, जिसमें बच्चे की आयु कितनी होती है, 4 से 9 या 10 साल आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये 4 to 10 ईयर्स के बच्चे होते हैं इस अवस्था में, पूर्व पारंपरिक में। तो इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो पूर्व पारंपरिक स्तर पर 4 से 10 वर्ष नैतिकता बाहरी नियंत्रण पर आधारित होती है, मतलब बच्चे में जो नैतिकता आ रही है, नैतिकता तो है बच्चों में, लेकिन वह बाहरी नियंत्रण से, लेकिन उसको मतलब वो किसी चीज से मतलब ये हो रखा है, प्रभावित हो रखा है कि उसको अगर पनिशमेंट से बचना है इसलिए वो नैतिकता दिखा रहा है, ठीक है। अगर जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि बच्चे को बोला गया कि अगर जैसे सिंपल से अगर हम बेसिक एग्जाम्पल देखें कि कोई गेस्ट आया है हमारे यहाँ, ठीक है, तो हम बच्चे को बोलते हैं कि आप ना, बच्चे को, गेस्ट को अगर नाश्ता दिया तो बच्चे को बोला जाता है कि आप उसमें से लेके नहीं खाना, ठीक है। तो लेकिन बच्चे को खाने का तो मन है, लेकिन बच्चा इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि अगर खा लिया तो मम्मा उसको डांटेगी। तो बच्चा यहाँ नैतिकता क्यों दिखाया, क्यों वहां पे वो मतलब थोड़ा अच्छे से बिहेव किया, मिसबिहेव नहीं हुआ। मिसबिहेव तो नहीं बोल सकते कि बच्चा लेके खा रहा तो उसको आप मिसबिहेव बोल सकते नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा उसमें नैतिकता, थोड़ा डिसिप्लिन अगर उसकी मम्मी ने उसको सिखाया है तो जो बच्चा डिसिप्लिन उसको फॉलो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको इतना नहीं है कि मुझे ये डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, उस अंदर से वो मोटिवेट नहीं है कि मुझे ये डिसिप्लिन फॉलो करना, उसका एज नहीं है, वो सिर्फ इसलिए फॉलो किया क्योंकि उसको मम्मी के डांट से बचना है, ठीक है।
तो और या फिर पुरस्कार से कह सकते हैं कि बच्चा उस समय नैतिकता दिखा रहा है, किसी से हम्बल हो रहा है या फिर किसी से अच्छे से बात कर रहा है, क्योंकि उसको कहा गया है कि आप अगर अच्छे से ट्रीट करोगे, अच्छे से बिहेव करोगे तो आपको हम चॉकलेट देंगे, इसलिए बच्चा अच्छे से बिहेव कर रहा है किसी रिवॉर्ड के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन में मीडिया की क्या भूमिका है। ठीक है, बच्चे का जब समाजीकरण होता है, समाजीकरण क्या होता है, तो समाजीकरण का ये होता है कि बच्चा जब सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता है, तो उसको हम लोग समाजीकरण, बच्चा जब अपने पीयर ग्रुप्स में अच्छे से घुल मिल जाता है, उसको सोसाइटी में जो सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है बच्चे से कि बच्चा ऐसा बिहेव करे, बच्चा वैसा ही बिहेव अगर कर रहा है, तो ये है जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहलाएगा कि बच्चा सामाजिक हो रहा है, बच्चे में सामाजिक गुण विकसित हो रहे हैं। तो इसमें मीडिया का क्या रोल है ये पूछा जा रहा है। सॉरी, मीडिया समाजीकरण का एक एजेंट है, द्वितीयक कारक है। फिर मीडिया समाजीकरण का एकमात्र कारक है, नहीं एकमात्र तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो नहीं करेक्ट लग रहा है, एकमात्र नहीं होगा। मीडिया समाजीकरण में कोई भूमिका नहीं निभाता, नहीं मीडिया बहुत निभाता, यहाँ मीडिया का मतलब आप प्रेस नहीं समझेंगे, मीडिया का मतलब हो सकता है प्रिंट मीडिया, जैसे अखबार हुआ, मैगजीन्स हुआ, है ना, बहुत कुछ हुआ, बुक्स हुए, ये सब। तो ये भी नहीं हो सकता कि कोई भूमिका नहीं निभाती है, उसका भी रोल है। मीडिया समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है मीडिया समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, सेकेंडरी एजेंट है, इसको हम प्राथमिक नहीं बोल सकते, सेकेंडरी एजेंट है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं क्या है। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, तो मीडिया को हम लोग द्वितीयक इसलिए बोले क्योंकि बच्चा समाजीकरण कहाँ सीखता है, बच्चा मतलब समाज, समाज का सेंस सिर्फ सोसाइटी नहीं होता, समाज में बच्चे, जैसे बच्चा जन्म लिया तो उसका परिवार, उसकी आस पड़ोस, उसके पीयर ग्रुप्स भी उसके समाज ही है ना। तो बच्चा समाजीकरण सबसे पहले कहाँ सीखेगा, प्राथमिक कारक कौन है उसका, परिवार है। सबसे पहले उसकी सबसे पहले टीचर कौन होती है, बच्चे की माँ होती है, फिर उसका फैमिली मेंबर्स होता है। ठीक है, तो उससे बच्चा समाजीकरण सीखता है, तो प्राथमिक कारक कौन कहलाता है, परिवार कहलाता है। ये पीवाईक्यू है, पूछे गए हैं कि सोशलाइजेशन का, बच्चे के सोशलाइजेशन का सबसे प्राइमरी कारक कौन है, तो परिवार होता है, और सेकेंडरी होता है कौन सा, मीडिया होती है। द्वितीय कारक जैसे मीडिया और स्कूल, स्कूल भी इसमें शामिल है द्वितीय कारक में। बच्चे को व्यापक सामाजिक मानदंडों और मूल्यों से परिचित कराते हैं कि क्या सामाजिक, क्या नॉर्म्स और वैल्यूज है, क्या समाज के वैल्यूज है, क्या उसके मानदंड है, रूल्स है, उससे कौन अवगत कराता है बच्चे को, मीडिया अवगत कराती है। मीडिया इन द सेंस बुक हो गया, मैगजीन्स हो गया, है ना, फिर स्कूल्स हो गए, वो उसको अवगत कराते हैं कि आपको समाज में, सोसाइटी में किस अकॉर्डिंग रहना है। पहले परिवार सिखाता है, सबसे प्राइमरी में परिवार सिखाता है, फिर द्वितीय में आ जाते हैं मीडिया एंड स्कूल्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि बुद्धि केवल एक समान कारक है, एक सामान्य कारक है, मतलब एक सिंगल फैक्टर है। ये किसने बोला था, ये बोला था अल्फ्रेड बिने ने। उन्होंने कहा था कि बुद्धि एक सामान्य, एक सिंगल फैक्टर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर यूनिफैक्टर, नहीं ये यूनिफैक्टर नहीं, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन में बी है, हाँ यूनिफैक्टर ही होगा, लेकिन यहाँ स्पीयर मैन दे रखा है, अल्फर्ड बी ने होगा, अल्फर्ड बी ने होगा। यहाँ पे शायद ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे बी ने भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अल्फर्ड बी ने, ठीक है। एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दिया था, अल्फ्रेड बीने ने दिया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक कारक सिद्धांत, यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन सही है, अल्फ्रेड बीने द्वारा दिया गया, यह मानता है कि बुद्धि एक समान और अभी अविभाज्य क्षमता है जिसका उपयोग व्यक्ति सभी कार्यों में करते हैं। कहने का मतलब है द यूनिफैक्टर थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड बीने, आप यहाँ स्पेयरमैन काट दीजिए, स्पेयरमैन ने नहीं दिया था ये। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन पे नहीं जाइएगा, मैंने बोला करेक्ट था, तो आप इस पे जाइएगा, मैंने यहाँ लिख भी दिया बी ने। ठीक है, कि बी, अल्फ्रेड बीने ने दिया था, अल्फ्रेड बीने ने दिया था, assumes that intelligence is a uniform and indivisible capacity used by an individual in all tasks। मतलब कहने का मतलब है कि बुद्धि है जो एक सिंगल फैक्टर है, इसमें कोई अदर फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ एक सिंगल फैक्टर है, यही है जो काम करता है इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, मतलब एक अगर इंक्लूसिव क्लासरूम में, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है,
इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? इंक्लूसिव समावेशी जहाँ पे भी आपको देखना है तो देखना है कि आपको सबको लेके चलना है, बस समावेशी यही कहता है हमें सबको लेके चलना है, चाहे बच्चे कैसे भी हो, कैसा भी उनका बैकग्राउंड हो, कैसा भी उनका कल्चर हो, कैसे भी वो फिजिकली हो, मेंटली हो, कैसे भी हो, लेकिन हमको सबको एक साथ लाके एकजुट करके एक कक्षा में पढ़ाना है, इसको समावेशी बोलते हैं। समावेशी कभी भी डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं करेगा, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। अब जब जो दम स्पेशल नीड, बहुत स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन होंगे जिनको कि वो सामान्य कक्षा में नहीं बैठ सकते, उनको उनका उनकी नेसेसिटी है, उनकी बॉडी की नेसेसिटी है कि उनको अलग से उनको ट्रीटमेंट चाहिए, तो अलग से ट्रीटमेंट देगा समावेशी कक्षा, लेकिन फिर भी वो एक साथ लाने का, एकजुट करने का कोशिश करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण, मतलब शिक्षक की भूमिका क्या है, ये पूछा जा रहा है। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिले। हाँ, ये ऑप्शन कुछ करेक्ट लग रहा है। आगे के ऑप्शंस देखते हैं। बच्चों के लिए नोट तैयार करना, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप समावेशी कक्षा में बच्चों के लिए नोट तैयार करेंगे, टीचर्स की सिर्फ ये भूमिका नहीं होती है। प्रतिभाशाली बच्चों पर अधिक ध्यान देना, नहीं, सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों को तो लेके नहीं चलना है ना, सबको लेके चलना है, मतलब सबका क्या इसमें ये लाइन फिट हो सकता है कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो ये लाइन तो सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो रहा है। बट पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना, नहीं, समावेशी का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिलेबस को जल्दी कवर करना है, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षक को विविध शिक्षण पद्धतियां यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का उपयोग करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी हो। मतलब कहने का मतलब है समावेशी शिक्षा सबको तो साथ लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सबकी नीड को भी ध्यान में रख रहा है कि किस बच्चे को क्या नीड है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उस पर भी ध्यान देना है कि अगर वो उनको बहुत ही ईजी काम हम अगर दे देंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे पढ़ाई से, तो उनकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उनको काम देना है, ये समावेशी शिक्षा करता है। फिर जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन है या फिर थोड़ा मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है, उनका जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना है, ये भी समावेशी कक्षा का काम है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंस्ट्रक्शन देना, बच्चा जिस तरीके से समझ रहा है। जैसे कि एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर किसी बच्चे में डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया किसको होता है, जिसको पठन पाठन में प्रॉब्लम होता है। तो अगर उसको प्रॉब्लम है तो बच्चे के लिए हम कुछ ऐसा चार्ट प्रिपेयर करेंगे, कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, अगर विजुअल प्रॉब्लम है तो हम ऑडियो प्रिपेयर करेंगे, है ना, कि बच्चे को समझ में अच्छे से आ जाए, है। सॉरी, ये करेंगे। तो समावेशी इसी चीज को, समावेशी कक्षा इसी चीज को प्रमोट करता है कि हमें सबके नीड के अकॉर्डिंग व्यवस्था करके फिर सबको साथ में लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्वता से यानी मैच्योरेशन से और अधिगम लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन क्या, कौन सा कथन सही है ये बताना है। किसके बारे में, मैच्योरेशन के बारे में और लर्निंग के बारे में। परिपक्वता और अधिगम का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, नहीं, संबंध कैसे नहीं, संबंध तो है, ऑप्शन गलत हो जाता है। अधिगम पूरी तरह से परिपक्वता पे निर्भर करता है। चलिए देखते हैं थोड़ा आगे। परिपक्वता क्षमता लाती है जबकि अधिगम उस क्षमता का उपयोग करता है, ठीक है। परिपक्वता क्षमता लाती है और अधिगम उस क्षमता का उपयोग कर सकता है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। अधिगम ही परिपक्वता की ओर ले जाता है, सिर्फ अधिगम नहीं ले जा सकता है परिपक्वता की ओर, ये ऐसा नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे यहाँ पे बेटर ऑप्शन यही है। ऑप्शन ऐसे ये भी मतलब कुछ कुछ हद तक ये सही लग रहा है, कुछ हद तक ये भी सही लग रहा है, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि परिपक्वता क्षमता लाती है। मतलब यहाँ पे मैच्योरेशन इस सेंस में यूज किया जा रहा है कि जैसे बच्चे की हड्डी मजबूत, ठीक है, बच्चे की हड्डियों में मजबूती आ गई, ठीक है। जबकि अधिगम है जो जब जब लर्निंग लेकिन जब होगा तब बच्चा सीखेगा कि वो चलना कैसे है। सिर्फ बच्चे की हड्डी अगर मजबूत हो जाती है लेकिन अगर बच्चा सीखेगा ही नहीं कि चलना कैसे है तो चलेगा कैसे वो, है ना। और उसको तो कोई आके ऐसे दैवी शक्ति नहीं दे देगा कि आप बच्चे को हड्डी हम मजबूत कर दिए तो बच्चा खुद ही दौड़ने लगेगा, ऐसा नहीं। पहले बच्चा गिरेगा, उठेगा, गिरेगा, फिर संभलेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर संभलेगा। तो वो सीख रहा है, वो लर्निंग हो रही है उसको कि चला कैसे जाता है। हड्डी मजबूत होने से ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ चल जाएगा। तो परिपक्वता यहाँ पे क्या आपको बी, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, अधिगम पूरी तरह से परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो यहाँ तो परिपक्वता आ गया, लेकिन अधिगम आया क्या, बिना अधिगम सीखे नहीं ना। तो परिपक्वता क्षमता लाती है, मतलब वो पोटेंशियल लाता है, लेकिन जबकि अधिगम है जो उस पोटेंशियल का यूज करता है, उस क्षमता का उपयोग करता है।
इसका एक्सप्लेनेशन है परिपक्वता जैविक विकास से संबंधित है, जैसा कि मैंने बोला वह क्षमता प्रदान करती है जैसे कि चलने, जैसे कि इसका ऑप्शन भी है, एग्जाम्पल भी इसी पे दिया गया है कि जैसे कि चलने के लिए मजबूत पैर और अधिगम उस क्षमता का उपयोग करके वास्तविक कौशल चलना सिखाता है। सेम एग्जाम्पल है, मैंने देखा नहीं था कि यही एग्जाम्पल है आगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और कभी नहीं रुकती है। इन इन सब ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो बताता है कि विकास निरंतर चलती रहती है। विकास का एक प्रिंसिपल है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो कौन सा बता रहा है, यही है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अंतर संबंध का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत है, लेकिन जो कब हमेशा चलते रहती है कंटिन्यूटी, वो कौन बता रहा है, तो यही बता रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सब आंसर गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये प्रिंसिपल है नहीं, प्रिंसिपल तो है ही, ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि विकास गर्भ अवस्था से शुरू होती है, मतलब जब बच्चा पेट में ही आता है, माँ के गर्भ में आता है, उसी समय से डेवलपमेंट बच्चे की शुरू हो जाती है। और ये कब तक चलती है, उस बच्चे की, उस भ्रूण की मृत्यु तक ये लगातार चलता रहता है विकास, भले ही इसकी गति और दर बदल जाए, मतलब इसका स्पीड में कभी तेजी आएगा, कभी कमी आएगा, लेकिन चलते तो वो हमेशा रहेगा विकास। जैसे किशोरावस्था में विकास तेजी से होता है ना, बॉडी का विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो तेजी से होता है, बच्चा जब चाइल्डहुड में होता है तब तेजी से होता है। फिर उसका कुछ कभी ऐसा होगा जैसे एडल्टहुड आ जाएगा, उस समय विकास की गति धीमी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि विकास होगा नहीं, विकास तो मृत्यु प्रांत तक होते रहता है विकास। ये सब जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस को समझाया है, उसके थ्योरी पार्ट को भी मैं लाने का प्रयास करूंगी अपने वीडियोस में। तो अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस ले रखे हैं थ्योरीज पे, तो उसको आप जाके देखिए, और आगे भी मैं इसके वीडियोस, थ्योरीज के वीडियोस लाऊंगी, तो आप उस पर भी बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जीन प्याजे से है। जीन प्याजे आपको पता होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट का बहुत फेवरेट का टॉपिक है ये। तो जीन प्याजे के अनुसार एक नई स्थिति का सामना करने पर मौजूद स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, माइंड का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है उसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं। तो जो स्कीमा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक, स्कीमा क्या होता है, सिंपल सा एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, जो माइंड का हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, मतलब कहने का मतलब कि आपके दिमाग में जो भी चीज है फिलहाल, आप अपने दिमाग में जो भी चीज रखे हैं वो आपकी स्कीमा है, ठीक है, उसमें जो आप चेंजेस लाइएगा वो क्या है ये पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन है एसिमिलेशन, ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है सीटेट का। एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, बहुत ईजी है। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन की स्कीमा, स्कीमा तो नहीं होगा, स्कीमा तो बोल ही दिया, ठीक है, तो स्कीमा तो नहीं होगा, इसको यहीं से कट करिए। तो एसिमिलेशन क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आपका स्कीमा है जो पहले से माइंड में सेट है स्कीमा, उसमें एक नए नॉलेज को ऐड करना, ठीक है। जैसे अगर आपको अभी प्याजे के बारे में नहीं पता है, तो आपको अभी जो भी पता है उसमें आपने प्याजे को फिट किया अपने माइंड में, तो वो आपका एसिमिलेशन हुआ, कि आपने एसिमिलेट किया अपने माइंड में कि एक जीन पियाजे एक थ्योरिस्ट थे, कौन थे, स्विट्जरलैंड के एक थ्योरिस्ट थे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी दिया था। इनके थे कितने चरण, 4 चरण थे, ठीक है, ऐसा था। जो कि उन्होंने एज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था, इतना आपने एक अपने दिमाग में फिट कर लिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे। अब एकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है, एकोमोडेशन वो होता है कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, लेकिन इसमें ऐसा बोला जाएगा, बच्चे सब समझ लेंगे कि बच्चे से पूछा गया क्वेश्चन कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी कौन दिया था, तो बोलेंगे बच्चे जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे ने दिया था, लेकिन इसके अलावा किसी और ने भी दिया था, वैगोस्की ने भी दिया था, है ना। तो फिर इसमें जो बच्चे हैं जो अपना एक स्कीमा और ऐड किए, है ना, एक ज्ञान और ऐड किए कि हाँ, प्याजे ने तो दिया ही था, साथ साथ किसने दिया था, वैगोस्की ने भी दिया था, लेकिन उनका जो थोड़ा सा डिफरेंट था, उन्होंने सोसाइटी के बेसिस पे कहा था कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब एकोमोडेशन क्या होगा हमें ये समझना है। एकोमोडेशन मतलब जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइंड है, मतलब आपके माइंड में जितने भी नॉलेज है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना। जैसे कि किसी बच्चे को समझाया गया कि जिस जानवर के 4 पैर होते हैं वो गाय होती है, और उसके गाय की एक पूंछ होती है। बच्चे ने एसिमुलेट कर लिया कि ठीक है, किसी भी जानवर के 4 पैर होंगे, एक पूंछ होगी, तो वो गाय कहलाएगी। फिर नेक्स्ट डे बच्चा है जो ये
किसको मैं बताऊँ, बकरी को देख लेता है, ठीक है? तो बकरी को देखता है, बकरी को देखने के बाद उसके भी 4 पैर है और 1 पूँछ है, तो बच्चा बोल रहा है कि ये मम्मा ये गाय है, लेकिन वो गाय तो नहीं है। तो फिर उसकी माँ है जो उसमें थोड़ा करेक्शन करेगी कि नहीं बेटा, अगर किसी भी जानवर के 4 पैर और 1 पूँछ होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो गाय ही हो, वो कोई और जानवर भी हो सकता है, जैसे गाय हो, बकरी हो सकता है, शेर हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तब बच्चा है जो अपने नॉलेज में मॉडिफिकेशन करेगा, आपको ऐसे याद रखना है। यहाँ पे मॉडी है ना, मॉड मॉड है ना, तो बच्चा यहाँ पे अपने नॉलेज में मॉडिफिकेशन कर रहा है कि जरूरी नहीं है कि 4 पैर वाले जानवर जिसकी एक पूछो वो गाय हो ही हो, और भी अदर जानवर हो सकते हैं, ठीक है? तो इस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट बच्चा करना सीख जाएगा, तो इसको बोला जाएगा एकोमोडेशन। अब इक्विलिब्रेशन क्या होता है? इक्विलिब्रेशन का मतलब संतुलन बनाना। जब बच्चे को एक नॉलेज मिला, ठीक है, तो वो बच्चा एसिमिलेट कर लिया, कोई नया ज्ञान मिला, ठीक है, तो वो एसिमिलेट कर लिया। फिर बच्चा जब एकोमोडेशन कर रहा है, जब जब बच्चा नया नॉलेज एक देखा तो बच्चा कंफ्यूजन की ओर गया, ठीक है, कि बच्चा कंफ्यूज हो गया कि पहले तो बोला जिसके 4 पैर और 1 पूंछ होती है वो गाय होते हैं, अब बोल रहे नहीं होती है, तो बच्चा क्या हो गया यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, इसका संतुलन बिगड़ गया। लेकिन वही जब एकोमोडेशन हो जाएगा, जब वो अपने ज्ञान में मॉडिफिकेशन कर लेगा कि नहीं, जिसके 4 पैर होते हैं और 1 पूंछ होती है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो गाय हो, और भी जानवर वो हो सकते हैं, तो ये तो मॉडिफाई कर लिया बच्चा अपने दिमाग में, है ना? तो जब मॉडिफिकेशन हो गया तो फिर से क्या हो गया, फिर से संतुलन बन गया। क्या बन गया? फिर से संतुलन बन गया। इसी संतुलन बनने को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। इक्विलिब्रेशन यानी एसिमिलेशन प्लस एकोमोडेशन इज इक्वल टू इक्विलिब्रेशन होता है। मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है? हो गया? मतलब यहाँ पे आपको क्या, इसका सिंपल सा प्रोसेस है, कंफ्यूजन से लेके, बच्चा जब कंफ्यूज हुआ वहां से ले जाके बच्चे को कहाँ ले जाके छोड़ा गया? क्लैरिटी की ओर, जो हमारे चैनल का मोटो है, ठीक है? बच्चे को छोड़ा गया कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एकोमोडेशन। क्या पूछा है यहाँ पे आपको, अगर क्वेश्चन में देखना है, परिवर्तन जहां पूछा है, यानी मॉडिफिकेशन करने के लिए जैसे ही पूछेगा आपको एकोमोडेशन पे टिक लगाना है, स्कीमा में मॉडिफिकेशन करना है तो आपको एकोमोडेशन पे टिक लगाना है। इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने इतना लंबा चौड़ा कर दिया, फिर भी बता देती हूँ। समायोजन तब होता है जब बच्चा नई जानकारी को समाहित करने के लिए अपने मौजूदा मानसिक ढांचों यानी स्कीमा में बदलाव या संशोधन करता है, ठीक है? तो सिंपल सा समय एकोमोडेशन का हिंदी होता है समायोजन। तो समायोजन कब करता है बच्चा? जब उसका माइंड में जो भी ज्ञान है उसमें थोड़ा सा बदलाव करेगा या फिर संशोधन करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे समायोजन यानी एकोमोडेशन। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हम 10-10 की ही सीरीज को, क्वेश्चन की सीरीज को लेके चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लेना कोई वैलिड नहीं है। क्वेश्चन आप अगर 10 ही सॉल्व कर रहे हैं लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन से आपको 4 टर्म अगर समझ में आ रहे हैं, तो ये ज्यादा बेटर होगा कि आप ऐसे प्रैक्टिस करें रेदर देन कि आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ 1 का 2 और 2 का 3, 5 का 4 ऐसे करके, तो ऐसा ये सही नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि आप 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करिए, लेकिन अच्छे से पूरा क्लियर करके सॉल्व करिए। और ये सीरीज रेगुलर बेसिस पे रहेगी, तो आप हमेशा मेरे वीडियोस को देखिए और इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करिए, ताकि आपका सीटेट का तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस से निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? हर बच्चा, कोई बच्चा सिमिलर नहीं होता, हर कुछ में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको, उससे निपटने के लिए, उससे डील करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, ठीक है? तो सभी बच्चों के लिए एक समान और कठोर पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है ना आपको, कि सभी बच्चों को जैसे बोलते हैं एक ही लाठी से सबको हाँक दिए, वैसे नहीं करना है ना? तो सभी को एक जैसा आप कठोर पाठ्यक्रम नहीं दे सकते, एक समान नहीं दे सकते, एक समान पाठ्यक्रम नहीं दे सकते हैं। उनके ये क्या बोलते हैं, उनकी स्पेशलिटी मतलब बच्चा को क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको पाठ्यक्रम को उसके आगे देना है। विविध शिक्षण विधियों यानी डाइवर्स टीचिंग मेथड और आकलन विधियों का उपयोग करना। हाँ, ये ऑप्शन आपको हमें हमें सही लग रहा है, ठीक है, कि हर बच्चे के हिसाब से अपना टीचिंग मेथड चेंज करना चाहिए, और आकलन बच्चे का कहाँ किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये हमेशा टाइम टू टाइम आकलन करते रहना चाहिए, ठीक है।
केवल धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आप जो बच्चे कमज़ोर हो उस पे ध्यान दीजिएगा और जो ज़्यादा तेज़ है उनको छोड़ ही दीजिएगा, तो फिर वो भी कमज़ोर हो जाएँगे, है ना? जब उन पे ध्यान नहीं देंगे तो। ये ऑप्शन तो नहीं होगा। केवल उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों को पढ़ाना नहीं, ऐसा नहीं कि आप कमज़ोर बच्चे को छोड़ दीजिएगा और सिर्फ जो बच्चे पढ़ने में तेज़ है उसको देखिएगा, वो भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चूँकि प्रत्येक छात्र के सीखने की शैली व क्षमताएँ अलग-अलग होती हैं, शिक्षक को सभी को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन और विविधता का उपयोग करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि सबकी क्षमता अलग होती है सीखने का, सबका पोटेंशियल अलग होता है, सबका तरीका अलग होता है सीखने का। कोई बच्चा रट लेता है, कोई बच्चा रट नहीं पाता है, सिर्फ़ समझ के ही सीखता है। कोई बच्चा बहुत इंस्टेंटली किसी चीज़ को याद करता है, कोई बच्चा थोड़ा टाइम लेता है। तो सब में कुछ ना कुछ ये होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी को फ़ॉलो करना है टीचर को और विविधता को ध्यान में रखते हुए ही बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है? तो चलिए ये क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ पे ये वाली समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और ये है मेरे चैनल का लोगो कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। इसमें सरस्वती माता बहुत सुंदर लग रही हैं और आपको माता आशीर्वाद दे कि आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, सभी बच्चों का हो जाए, जिनका सेकंड अटेम्प्ट है उनका भी हो जाए, जिनका थर्ड अटेम्प्ट है उनका भी हो जाए। ठीक है? तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आपका क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है उसको चलाते रहूं। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें सारे इंपॉर्टेंट्स वीडियो के। ओके बाय।